जय हिंद साथियों, मैं प्रमोद कुमार आज लेके आया हूँ एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 जिसका क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है साथियों। हम चैप्टर में एंट्री करने से पहले, चूंकि हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, तो चैप्टर में एंट्री करने से पहले हम थोड़ा सा पहले ज्योग्राफी के बारे में कुछ जो बेसिक चीजें के बारे में समझ लेते हैं कि जैसे भूगोल है क्या और भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसका क्षेत्र कहाँ तक है, ठीक है। तो उसका सबसे बेसिक नॉलेज में अगर हम देखें तो अभी मैं इसको रफ करके जैसे पढ़ने जा रहे हैं भूगोल क्या है, उसके बाद फिर क्रम वाइज अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। तो एक सामान्य सी जानकारी है जो लगभग हर बच्चा, हर पढ़ने वाला बच्चा जानता है कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर के बना है। क्या क्या? भू प्लस गोल, ठीक है। भू का मतलब होता है कि भूमि यानी कि पृथ्वी, भूमि यानी कि पृथ्वी, और गोल, गोल जो है ये पृथ्वी के गोलाकार आकृति से संबंधित है, गोलाकार आकृति से संबंधित है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के गोलाकार आकृति का अध्ययन। अब इसमें गोलाकार आकृति नहीं, यानी कि चूंकि पृथ्वी लगभग गोल है तो वहां से इसको लिया गया है। लेकिन अब अगर इसको ज्वाइन करें, इसको परिभाषित करें कि भूगोल है क्या, तो सामने ये निकल के आता है कि भूगोल के अंतर्गत, यानी कि भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी तथा पृथ्वी से संबंधित लगभग सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब पृथ्वी से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन कैसे, यानी कि पृथ्वी है, ठीक है। जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी की जो अंदर की संरचना है, अगर हम पृथ्वी से रिलेट करें कि भूगोल क्या है, कि भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तथा पृथ्वी से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम पृथ्वी के अंदर की बात करें तो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, पृथ्वी किन चीजों से बनी हुई है, पृथ्वी कैसे बनी हुई है। जैसे हम देखते हैं कि ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से आता है, तो वो उसकी ज्वालामुखी विस्फोट का कैसे उत्पादन होता है, यानी कि कैसे वो वहां से निकलता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने का क्या कारण है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पृथ्वी के अंदर, यानी पृथ्वी अंदर से कैसी बनी हुई है, ये हो गया पृथ्वी। अब हम पृथ्वी के जब स्थल मंडल में आते हैं, यानी कि धरातल, ठीक, तो धरातल में हम पाते हैं कि इसमें जैसे जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया। अब स्थल मंडल में हम सबसे पहले स्थल मंडल को देखते हैं। तो जैसे ही हम स्थल मंडल पे आते हैं, धरातल पे आते हैं, तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं खाई है ना। तो इन सब चीजों का निर्माण कैसे हुआ है, स्थल मंडल में आएंगे, स्थल मंडल में और देखेंगे और डीप में अध्ययन करेंगे, तो इन सब चीजों का निर्माण जैसे हमको जानकारी होती है, जिससे प्राप्त होता है कि अपर्दन, अनाच्छादन, इन सब क्रियाओं के माध्यम से। तो अपर्दन कैसे होता है, अनाच्छादन कैसे होता है, इन सब चीजों, यानी कि धरातल पे जो पर्वत है, जो पठार है, जो मैदान है, जो भ्रंश घाटियां हैं, इन सब का निर्माण कैसे होता है, इन सब के निर्माण में कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थल मंडल पे ही जैसे हम देखेंगे कि कहीं कहीं वन मौजूद हैं, तो उसको हम पर्यावरणीय भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। कहां कहां वन है, वन यानी कि पेड़ पौधे के उगने का क्या रीजन है, किस क्षेत्र में
पेड़ पौधे ज्यादा उगते हैं, किस क्षेत्र में कम उगते हैं, ये भी भूगोल से ही संबंधित है कि जैसे जिस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होगी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वहां पे वन ज्यादा उगेगा, वहां पे वन ज्यादा होगा, है ना। जैसे बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता कहाँ पे होगी, ये सब चीज हम पर्यावरणीय भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अगर इसके आगे पहुंचते हैं तो हम जैसे ही स्थल मंडल है, स्थल मंडल के साइड में एक तरफ जैसे ये स्थल मंडल है, अब स्थल मंडल के साइड में हमको एक विशाल महासागर मिलता है, एक नहीं जैसे महासागर है हमारे स्थल मंडल पे पृथ्वी पर ही, तो इन महासागरों का अध्ययन यानी कि हम जलमंडल के अंदर करते हैं। अब इसमें ये महासागर आ गए, नदियां आ गई, और भी जितने जल से रिलेटेड जो भी संबंधित चीजें हैं उनको हम जलमंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब जलमंडल के अंतर्गत कहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है ना, मतलब जो जलमंडल से संबंधित जितनी चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से संबंधित है। जो परिभाषा है, परिभाषा में क्या कहा गया कि पृथ्वी तथा पृथ्वी से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन। अब हम पृथ्वी तो यानी पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रही है, अब इससे संबंधित क्योंकि ये जो महासागर है, जो जलमंडल है, ये भी पृथ्वी पर ही स्थित है, जो स्थल मंडल है ये भी पृथ्वी पर ही स्थित है। अब अगर हम इसके थोड़ा सा ऊपर पहुंचे, स्थल मंडल, जल मंडल, है ना, और इसके ऊपर यानी कि स्थल मंडल यानी कि इसके ऊपर अगर हम पहुंचे तो हमको एक मिलेगा वायुमंडल। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी से लगा हुआ गैसों का एक विशाल आवरण वायुमंडल होता है। तो अब उस वायुमंडल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जैसे वर्षा कैसे होती है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मौजूद होती हैं, उसमें जैसे ओजोन है, ओजोन छिद्र होने का क्या कारण है, तो इन सब चीजों के बारे में, जैसे वर्षा कैसे होती है, कोहरा कैसे बनता है, ओस कैसे पड़ता है, बादल का निर्माण कैसे होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में हम वायुमंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा पृथ्वी से ऊपर उठें, अब हम थोड़ा सा पृथ्वी से ऊपर उठें तो हम स्पेस में पहुंच जाएंगे, अंतरिक्ष में, यानी कि जैसे वायुमंडल हो गया, वायुमंडल का संगठन पढ़ें, उसमें जैसे सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, तो ऐसे क्रम वाइज अगर हम पढ़ते जाएं तो उसके ऊपर हम अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। अब अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी कहां स्थित है, क्योंकि ये भी पृथ्वी से संबंधित ही हमको जानकारी लेना है भूगोल के अंतर्गत, तो पृथ्वी कहां स्थित है अंतरिक्ष में, तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो जैसे पृथ्वी सौर मंडल का एक यानी कि सोलर सिस्टम का परिवार है, एक सदस्य है पृथ्वी, तो हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब सोलर सिस्टम कहां स्थित है, तो सबसे पहले जो सौर मंडल है, मान लीजिए सूर्य है, ठीक, अब सूर्य के चारों ओर बहुत सारे पिंड, आकाशीय पिंड जिनको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। उसमें जैसे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, इस प्रकार के बहुत सारे खगोलीय पिंड जो सौर परिवार के सदस्य हैं, और उसी सौर परिवार की सदस्य हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी से संबंधित हमको चीजों का अध्ययन करना है, तो पृथ्वी चूंकि इसी का भाग है तो इससे हम संबंध रखेंगे, तो सौर मंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। अब सौर मंडल कहां स्थित है, तो हम देखेंगे कि सौर मंडल यानी कि जैसे हमारा सौर मंडल है, इसी प्रकार से बहुत सारे तारामंडल गैलेक्सी में विद्यमान होते हैं। अब ये गैलेक्सी क्या है, जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, मिल्की वे, है ना, तो अब जो आकाशगंगा है, मिल्की वे है, उसमें बहुत सारे इस प्रकार के तारा, जैसे सूर्य हमारा एक तारा है, तो अब इस प्रकार के बहुत सारे तारे मंडल, लगभग लाखों करोड़ों, बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे खगोलीय पिंड मिल्की वे में स्थित हैं। अब कई आकाश गंगाओं से मिलकर के कई गैलेक्सी से मिलकर के क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। अब ये ब्रह्मांड क्या है, तो अगर हम ब्रह्मांड को परिभाषित करें तो जैसे
पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर अनंत आसमान को, यानी पृथ्वी है, पृथ्वी से लगा हुआ अनंत आसमान को हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना छोटा है, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है कि इसकी कितने किलोमीटर तक हम पहुंच पाए हैं। अभी एक प्रकार से अगर 100% में हम उसकी कल्पना करें तो हम एक पॉइंट तक पहुंच पाए हैं, इससे भी कम पहुंच पाए होंगे आकाशगंगा, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है। अब ब्रह्मांड के बारे में हमें निश्चित जानकारी नहीं हो पाती है, जितनी एकदम कम से कम जानकारी है उसके बारे में, जो भी जानकारी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये रहा मतलब पृथ्वी से संबंधित चीजों का अध्ययन। अब अगर हम इसको क्रम वाइज पढ़ें तो क्रम वाइज में जैसे मान लीजिए हम कहां पे स्थित हैं, हम किसी गांव में स्थित हैं। अब हमारा गांव यानी हमारे जैसे बहुत सारे गांव मिल करके हम कह सकते हैं कि एक जिले का निर्माण होता है। अब हमारे जिले जैसे बहुत सारे जिले का अगर मिला दिया जाए तो एक प्रदेश का निर्माण होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रदेश को मिला दिया जाए तो एक देश को मिलाकर के महाद्वीप को मिलाकर के एक विश्व का निर्माण होता है। जैसे पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी है तो अब एक विश्व का निर्माण हुआ है। अब इस प्रकार के बहुत सारे ग्रह मिलकर के हम कह सकते हैं कि सौर मंडल का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार के बहुत सारे ग्रह मिलकर के एक तारा मंडल का निर्माण करते हैं, एक परिवार का निर्माण करते हैं। अब जैसे सौर मंडल है तो इसी प्रकार के बहुत सारे तारा मंडल, उसमें अन्य सभी छोटे छोटे चीजें जैसे मान लीजिए धूमकेतु हो गए, उल्का पिंड हो गए, उपग्रह हो गए, इन सब खगोलीय पिंडों से मिलकर के एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। अब एक बहुत सारे आकाश गंगाएं को मिला करके एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं एकदम आसान से भाषा में कि पृथ्वी तथा पृथ्वी से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन, हम बिल्कुल कह सकते हैं सभी चीजों का अध्ययन। अब सभी चीजों में जैसे मान लीजिए हम स्थल मंडल में हैं, ठीक है। स्थल मंडल में अगर हम जनसंख्या को देखें कि किस स्थान पे कितनी जनसंख्या है तो ये भी पृथ्वी पर ही है ना, तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से संबंधित है। अब अगर हम वन को देखें कि किस स्थान पे कितना वन है तो ये भी पृथ्वी से संबंधित है। यानी हर सभी चीजों को जो भी चीजें पृथ्वी से संबंधित है उनका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये बातें स्पष्ट हुई होंगी। अब क्रम वाइज चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं जो एनसीईआरटी। सुनिए इरेज करते समय ना भूलिए। अच्छा, तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं, अपने मेन टॉपिक में आते हैं, जिस टॉपिक के लिए हम यहाँ पे मेन हम अभी आते हैं जैसे एनसीईआरटी का जो भूगोल है जिसका नाम है कक्षा 6 की जो भूगोल की किताब है उसका नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन, ठीक है। तो उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट में है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, तो यानी कि हम अभी सौर मंडल से संबंधित चीजों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि सौर मंडल क्या है। जैसे उसमें चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी कहां है सौर मंडल में, तो चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल है क्या? सौर मंडल क्या है? तो
सौरमंडल एकदम आसान सी भाषा में समझें तो सूरज यानी कि सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर, सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर इसकी परिक्रमा करने वाले सभी खगोलीय पिंड को सौरमंडल कहते हैं, यानी कि सौर परिवार कहते हैं। क्योंकि ये एक तारामंडल है और ये सौरमंडल, यानी तारामंडल का भाग है सौरमंडल। तो सूर्य तथा सूर्य से संबंधित जितने, यानी सूर्य का चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी खगोलीय पिंड को मिला लें तो एक सौर परिवार, एक सौर मंडल का निर्माण होता है। तो अब इस सौर मंडल में कौन कौन सी चीजें हैं, इस सौर मंडल के कौन कौन से सदस्य हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सौर मंडल में तो सबसे पहले सूर्य ही आ गया, क्योंकि सूर्य ही मुखिया है सौर मंडल का। क्योंकि जो इसका प्रकाश है, इसके प्रकाश से ही सारे ग्रह, मतलब इसका प्रकाश सारे ग्रह एब्जॉर्ब करते हैं और एक प्रकार से एनर्जी, यानी कि सारे ग्रह इसी से एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो सूर्य हो गया मुखिया। सूर्य के बाद आता है ग्रह, ग्रह आ गए। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो आकाशीय पिंड हैं, यानी जो खगोलीय पिंड हैं, सूर्य के चारों ओर एक नियत कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को ग्रह बोलते हैं। अब ग्रह के बाद उपग्रह आते हैं। अभी हम सबके बारे में फिर से अच्छे डिटेल करेंगे, अभी केवल परिचय करा रहे हैं। सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्कापिंड हो गए। एक मिनट, उल्कापिंड हो गए, धूमकेतु, ठीक। लगभग इन चीजों से मिलकर के एक सौर परिवार का निर्माण होता है। तो अगर हम इसको अलग अलग करके पढ़ें, एक एक सदस्य को अलग अलग करके हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या है सूर्य, इसका निर्माण कैसे होता है, ये हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, उसी प्रकार क्रम वाइज सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, इसको हम क्रम वाइज अब अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सूर्य यानी तारा, ठीक है, सूर्य एक तारा है। तो अब किसी तारे का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे। तो तारे का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय विखंडन से हाइड्रोजन और हीलियम का जब नाभिकीय विखंडन होता है तो इसमें ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा निकलने के दौरान इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भाग होता है लगभग 71%, ठीक, और हीलियम का भाग होता है लगभग 26%। तो चूंकि सूर्य है यानी कि तारा है, तो तारा में खुद का प्रकाश होता है। वह खगोलीय पिंड जिसके पास खुद का प्रकाश हो उसको हम तारा बोलते हैं। तो तारे का निर्माण ऐसे ही होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का जब नाभिकीय विखंडन होता है तब उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। तो सूर्य में जो हाइड्रोजन है, जो हीलियम है, इसका परसेंट है, हाइड्रोजन का परसेंट 71% और हीलियम का 26%, ठीक है। सूर्य सुनिए ना, देखिए उसको रहने दीजिए।
जब जैसे आप लिख रहे हैं तो ऐसे करके ना लिखिए, ऐसे करके लिखिए, पीठ न दिखे इतना, तो आप छिपा ले रहे हैं जो लिख रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे कि आप बोल रहे हैं तो डायरेक्ट कैमरे में ऐसे झुका के ऐसे बोल रहे हैं, सिर झुका के, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस जैसे नहीं है, इस तरीके से बोल रहे हैं। अच्छा, सीधा बोलो। हाँ, सीधा स्ट्रेट देखिए और ऐसे लिखिए, ठीक, लिखते टाइम दिखे सामने, समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है। आप इरेज करिए। तो हम अभी तक इरेज करने जा रहे थे आप? फिर से बता दें एक बार। चलिए। नहीं, वो अगर वो कट जाएगा जो बताए हैं। ठीक है। सूर्य में तो किसी तारे का जो तारा होता है, तारे में प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है? हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकी विखंडन से। तो अब अगर हम सूर्य की बारे में पर्टिकुलर केवल सूर्य के बारे में चर्चा करें तो सूर्य, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि सूर्य सौरमंडल का एक प्रधान सदस्य है, यानी सौरमंडल का प्रधान है। तो अब जो पृथ्वी है यानी कि सूर्य है, अब सूर्य के चारों ओर लगभग मतलब 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं इस प्रकार से। तो जो पृथ्वी है यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। बंद कीजिए। आइए हम लोग पीडीएफ के माध्यम से जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, पीडीएफ के माध्यम से इसकी एक एक बातों को अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो अभी तक जैसे हम लोग पृथ्वी के बारे में देखा कि पृथ्वी के बारे में जानकारी ली है कि भूगोल क्या है ना, तो भूगोल से रिलेटेड जो भी सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। तो अब जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 6 का जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, यानी कि सौरमंडल है, अब सौरमंडल में पृथ्वी है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य है। तो जैसे यहाँ पे ऑन क्लियर करिए, ऑन क्लियर, ऑन क्लियर। रुकिए 1 मिनट, चलिए। तो जैसे सूर्य के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। एक मिनट, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जैसे जब सूर्यास्त हो जाता है, जब सूर्य डूब जाता है, तो हम देखेंगे कि आकाश में लालिमा छाई होती है ना, तो बहुत एक प्रकार से रोमांचक दृश्य दिखता है, बहुत बेहतरीन तरीके का दृश्य दिखता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं। तो जैसे जैसे अंधेरा होता है, अंधेरा जैसे जैसे होता है, तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं एक आध तारे दिखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे तारों की संख्या बढ़ती जाएगी, और जब पूरी तरीके से अंधेरा हो जाएगा तब हम देखते हैं कि एक प्रकार से टिमटिमाते हुए तारे दिखते रहते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। वही जो तारा वगैरह होते हैं, इसमें तारा भी होते हैं, उपग्रह भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं। क्योंकि अब देखिए जो तारा है, तारा के पास तो स्वयं का प्रकाश है, लेकिन जो ग्रह है, जो उपग्रह है, उनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो वो कैसे दिखते हैं? तारा के प्रकाश यानी जो भी तारा होते हैं, ताराओं के प्रकाश उस पर टकराते हैं, टकरा करके प्रकाश का परिवर्तन होता है, जो प्रवर्तन होता है। तो उस प्रवर्तन जो हमारा प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचता है, उसकी वजह से हम अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। यानी जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते रहते हैं, और जो ग्रह होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, वो लगातार एक प्रकाश के जैसे जैसे लाइट चल रही है वो लगातार दिखते रहते हैं। क्यों?
क्योंकि उसमें लगातार प्रकाश होता रहता है और प्रकाश के रिफ्लेक्शन के माध्यम से हम उसको देख पाते हैं और तारा टिमटिमाते रहते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं या अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जैसे महीने में कुछ दिन तक, जैसे 15 दिन तक हमको चंद्रमा दिखाई पड़ता है, सॉरी 15 दिन तक नहीं, मतलब कुछ दिन तक चंद्रमा दिखाई पड़ता है जब तक चंद्रमा हमारे सामने रहता है, ठीक है, तब तक दिखाई पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं या अलग समय पर अलग अलग आकार का अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, यानी पूर्ण चंद्रमा को हम सिर्फ 1 महीने में एक बार देख पाते हैं। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, जिसको क्या कहते हैं, पूर्णिमा, यानी जिस दिन चंद्रमा हमको पूरी तरीके से दिखता है उसको क्या कहते हैं हम, पूर्णिमा या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी मैं पहले ही बता चुका हूं जब उसको परिभाषित कर रहा था, तो सूर्य क्या है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, यानी रात के समय जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं, उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। मैं अभी बता चुका हूं कि तारा, जो तारा होते हैं, तारा में स्वयं के प्रकाश होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय विखंडन से उसमें स्वयं की ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा से प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तो वे सभी, इसमें जैसे परिभाषा दिया है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। यानी जो तारा होते हैं, तारा में अपनी ऊष्मा यानी खुद की ऊष्मा तथा खुद के प्रकाश होते हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। यानी कि ऊष्मा और प्रकाश को बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य है ना, तो सूर्य के जैसे जो तारा, सूर्य के जैसे बहुत सारे तारा हमारे ब्रह्मांड में स्थित हैं, लेकिन सूर्य ही हमको इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, अन्य तारे एकदम छोटे क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण यह है कि सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है और जो अन्य तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूर पे स्थित हैं। इस वजह से जब कोई वस्तु दूर होती है तो हमको वह छोटी दिखती है और जो वस्तु पास में होती है वो हमको बड़ी दिखती है। तो सूर्य पृथ्वी से के पास है, करीब है, तो इसलिए वो हमको बड़ा दिखता है। और अन्य जो तारा है वो पृथ्वी से काफी दूरी में है, बहुत ज्यादा दूरी में है, तो इसलिए वो हमको छोटे दिखते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, मैं वही बात बताया पहले। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे रात्रि के समय हम लोग जब छत पे सोते हैं या रात्रि के समय आसमान की ओर देखते हैं तो हम देखेंगे बहुत सारे बहुत सारे नक्षत्र दिखाई देंगे। यानी कि जो ताराओं का समूह, जो तारों का समूह होता है उनमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, तो उसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे एक मेन नक्षत्र मंडल है ओरियन, ओरायन, जिसको कहते हैं ओरायन,
ठीक है। तो इस सप्तऋषि, तो इस प्रकार के बहुत सारे नक्षत्र मंडल हमें दिखाई पड़ते हैं जो तारों के समूह होते हैं। जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जो ध्रुव तारा है वो आसमान में हमेशा एक ही जगह पे क्यों दिखाई देता है? हाँ वहीं पे तो गलती से वहां पे क्लिक हो गया। लॉक कर दीजिए ठीक है। और ना थोड़ा जैसे कि पढ़ाते हैं ना, यहाँ का वर्ड नहीं दिखता, मेरे देख रही इतना हाथ है। तो जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पे क्यों रहता है? इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे पृथ्वी है, ठीक, तो पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी का जो आकृति है, अगर हम देखेंगे पृथ्वी की आकृति कैसी है तो उसको हम भू आभ आकार में मानते हैं। भू आभ आकार उसको बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी की खुद की आकृति है। लेकिन सामान्यतः हम ये मान लेते हैं कि वो अंडाकार है या मान लेते हैं वो गोलाकार है। तो जैसे ध्रुव है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, तो अब ये ध्रुव पे ऐसा पॉइंट है जो जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में रोटेट कर रही है, तो रोटेट करने के कारण इसका ये बीच वाला तो रोटेट हो रहा है पूरी तरीके से, लेकिन ये वाला भी रोटेट होता है, लेकिन वो अपनी जगह पर ही होता है। तो अपनी जगह पर होने के कारण इसमें रोटेशन बहुत कम होने के कारण, या जो ध्रुव तारे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो तारे हैं, ये तारे यहाँ से देखेंगे तो हमेशा इस जगह पे दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे तो कभी इसके सामने होगा, यहां से देखेंगे तो इसके सामने होगा, यहां से ऐसे, यानी कि ये तो पूरी तरीके से रोटेट कर रहा है, लेकिन ये भी रोटेट कर रहा है, लेकिन इसकी जो दूरी है, रोटेशन की जो दूरी है बहुत कम है। तो इस वजह से यहाँ की जो वस्तु होती है, जो यहाँ के जो भी तारा वगैरह होते हैं, जो भी नक्षत्र मंडल होते हैं, वो एक ही दिशा में दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई है तो कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, तो इसलिए ये एक ही स्थान पर हमें दिखाई देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, है ना। यानी कि जो जिसके पास खुद का प्रकाश ना हो, स्वयं का प्रकाश ना हो, स्वयं की ऊष्मा ना हो, जो अन्य तारे अपने तारे से प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी का बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यानी इस जैसे हम अब यहां से चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा जिस प्रकार से हमको दिखाई देता है, उसी प्रकार से चंद्रमा से अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी भी हमको दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा यहां से दूसरी कलर में दिखाई देता है और चंद्रमा से पृथ्वी दूसरी कलर में दिखाई देता है। जैसे चंद्रमा से पृथ्वी नीली दिखाई देती है ना। लेकिन जैसे यहां से जो सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, चंद्रमा पे पड़ने के कारण वहां रिफ्लेक्शन होता है और उसका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हमको
चंद्रमा दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से जब हम चंद्रमा पे जाएंगे तो चंद्रमा भी इसी पद्धति पर यानी कि पृथ्वी हमको दिखाई देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है या हमारी पृथ्वी के का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के जैसे बहुत सारे ग्रह, जैसे हमारे सौरमंडल में लगभग 8 ग्रह हैं। तो अब इन 8 ग्रह में जैसे बुध को छोड़ दिया जाए, शुक्र को छोड़ दिया जाए, तो बाकी 6 ग्रह में चंद्रमा, और जैसे चंद्रमा उपग्रह है तो चंद्रमा के जैसे बहुत सारे उपग्रह मौजूद हैं। ठीक है, अब सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जैसे ये सूर्य है। अब सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, अन्य सभी खगोलीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य कहां स्थित है? एकदम केंद्र बिंदु में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जैसे देखिए, जैसे सूर्य है, जैसे सूर्य है। ठीक, अब सूर्य यहाँ पे बुध ग्रह है, यहाँ पे शुक्र ग्रह है, यहाँ पे पृथ्वी है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। उम्मीद है इतना बात समझ में आई होगी आप लोग को। अब आगे पढ़ते हैं ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। जैसे सूर्य है। ठीक, अब सूर्य के सबसे जो नजदीक ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। सौरमंडल में 8 ग्रह कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। ये सौरमंडल के 8 ग्रह हुए। ऐसे रुके रहिए। हाँ सही है। थोड़ा कर लीजिए इसको, बड़ा कर दीजिए। सही है ना? हाँ, इसको आप छेड़िएगा ना। वो लॉक नहीं है क्या? लॉक किया अभी नहीं। ऊपर करते हैं क्या? उधर ना करिए। वो नहीं, देखिए
लॉक ये है, इधर होता है लॉक। नहीं बीच में भी ऐसे कर लेते हैं। नहीं, बीच में ब्राइटनेस कर किनारे करके हाँ। ऐसे उठा के थोड़ा लॉक मार दीजिए, ब्राइटनेस बढ़ गया। चेहरे पे फोकस, इस पे फोकस, दोनों पे हिलाइएगा ना बस। बंद करिए। आवाज आ रही है। हाँ? कितना पढ़ाए हैं आप? अभी मान लीजिए इतना है, कितना है? अभी 2-3 पेज और होगा, हो गए, चलो 2-3 पेज और होंगे। तब क्या करें? सर से पूछ लें। आवाज तो आ रही है ना बराबर? हाँ मेरी आवाज़ कैप्चर करती है। चलो भी बंद हो गया, बोल देते हैं कि बाद में कुछ मतलब कि इंड तक करे हैं ना, कुछ पैराग्राफ कंप्लीट किए हैं ना पैराग्राफ। मान लीजिए हम हाँ कंप्लीट, अगर आप बताने जा रहे थे इतना बताए थे यहाँ तक, उसके बाद फिर ये इसी को बताना था। बंद कर दीजिए। टाइम कितना हुआ? 7 नहीं आधे घंटे का वीडियो शूट हुआ है। यही समस्या है। मंदिर है ना। हेलो, हाँ सर कह रहे हैं कि यहीं बगल में साउंड बज रहा है। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या? हेलो, हाँ हाँ, बोल रहे हैं कि यहीं बगल में साउंड बज रहा है। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा ठीक। हाँ हाँ, अरे नहीं वो सुनिए, वो बोल रहे थे कि बढ़िया से वीडियो बनाना है, इधर उधर कुछ ना हो, तो इसीलिए तो कॉल किया ना आपको। ठीक ठीक, आधे घंटे का। ठीक ठीक ठीक। चलिए चलिए। 7 बज गए यार। क्या हुआ? कहीं जाना है क्या? अरे घर जाना है हमको, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है हमारे घर। इसको पूरा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लीजिए। कितना है अब देख रहे हैं ना, हमको बच्चे डाल रहे हैं। लाओ करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब जिस हिसाब लय टूट जा रहा है, जो हाँ? लय जो है वो ब्रेक हो जा रहा है। हिसाब से मतलब क्लास एकदम सोच गए थे, वो मज़ा नहीं आ पा रहा है, फीलिंग नहीं आ पा रही है। हम समझ रहे हैं। इसी तरीके से जैसे बार-बार ऑफलाइन में कुछ अलग बात रहती है। वो बात नहीं है, बार बार डिस्टर्बेंस की वजह से होता है ना। हाँ सही कह रहे हैं। कभी कभार यही मिस्टेक हो जा रहा है, कभी कभार और भी सब सारी चीज़ें। 7 बज के हम लोग 7 बजे तक कंप्लीट कर देंगे, 6 बजे तक कंप्लीट कर देंगे। चलिए, कहाँ तक पढ़ा है? एक काम करेगा, सर से बात कर लें, बोल सर आकर के हम कल फिर से शुरू कर देंगे।
इसी बात में। करिए आप, हम खुद देख रहे हैं कैसे काट रहे हैं, आप बात करिए। वीडियो हम ब्रेक कर रहे हैं। चलिए शुरू तक हो गया तो स्टार्ट। जैसे सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए ये कक्षा कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं, तो ये जो रास्ता है, इनका जो रास्ता है इसको कक्षा बोलते हैं, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, यानी सूर्य है यहाँ पे बुध है, तो जो बुध ग्रह है वह सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, यानी इसको सूर्य के चक्कर लगाने में केवल 88 दिन में ये चक्कर लगा लेता है। जैसे पृथ्वी का एक साल 365 दिन के बराबर होता है, तो इसी प्रकार से बुध का एक साल लगभग हम ये कह सकते हैं कि 88 दिन का होता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, बुध के बाद आता है शुक्र ग्रह। तो जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जैसे लगभग पृथ्वी से जैसे जितना वजन पृथ्वी का है लगभग उतना वजन शुक्र ग्रह है, जितनी बड़ी पृथ्वी है लगभग उतना बड़ा शुक्र है। तो इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे शुक्र है, शुक्र ग्रह है, तो अभी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। देखिए इसका मतलब ये है हाँ सर, कुछ नहीं, वो बोल रहे थे कि मतलब कि 7 बज गया, जाना था घर, तो हम बोले आधे घंटे कर लीजिए फिर जाइए। लगभग 1 घंटे हो गए, बीच में रुके थे ना भैया, उनको प्रॉब्लम हो रही थी, बीच में रुक गए थे ना वो। हाँ इसीलिए डाउनलोड करके हम दे दिए ना, रुक जा रहे थे इसलिए डाउनलोड करके कर दिए हैं। हाँ हाँ वही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, हम बोले करने के लिए कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, जूम करिए इसको। जैसे हमको बताना है फिगर वगैरह बना करके, तब उसके लिए स्पेस आपको यही है कि स्पेस बचता है, मान लीजिए इसी में बता दीजिए, ये स्पेस उस पे नहीं चलेगा, उस पे देखिए इसमें चलता है। हाँ, इसीलिए वो किए ना। अच्छा, तो उस पे व्हाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा ना। तो डायरेक्ट पहुंच सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर कि नहीं? हाँ पहुंच सकते हैं, यहाँ से नीचे देखिए व्हाइट बोर्ड लिखा है, अच्छा, ये? वो उसके ऊपर है देखिए। हाँ अच्छा, हाँ ये वाला हाँ, ना? उसके बाद वो आ जाइएगा। हाँ एक मिनट समझ गया। पेन पतला कर लीजिए, मोटा पे से मोटा वाला, वही ब्लैक ही रहने दीजिए, ब्लैक अच्छा दिखेगा। हाँ ठीक ठीक है, समझे? हाँ सही हो गया। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, हम इसको वो भी नहीं करेंगे, लॉक भी नहीं करेंगे, बस इसको करना है। लॉक किए हैं आप देखिए। फिर से अभी तक प्लूटो यहाँ से बनाना है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 में बैठक हुई थी, अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा जैसे 2006 में UB 313
सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इसका मतलब देखिए ये है कि जैसे सूर्य है ना, अब सूर्य के चारों ओर एक लगातार परिपथ में ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ इस प्रकार से मान लीजिए चक्कर लगा रहे हैं। तो हमारे सौर मंडल में लगभग 8 ग्रह हैं। पहले क्या था कि नवग्रह माना जाता था। 2006 के पहले नवग्रह माना जाता था जिसका नाम था प्लूटो, यानी लास्ट वाले ग्रह को प्लूटो। तो उसके पहले ये निर्धारित नहीं हुआ था कि ग्रह किस खगोलीय पिंड को ग्रह बोलेंगे। ग्रह की श्रेणी में रखने के नियम पूरी तरीके से तय नहीं थे। तब तक सिर्फ ये नियम तय थे कि वह पिंड जो किसी तारे यानी जो सूर्य का परिक्रमा करे और खुद का परिभ्रमण करे तो उसको ग्रह माना जाता था। लेकिन 2006 के बाद यह निर्धारित किया गया कि ग्रह की श्रेणी में हम उसी को रखेंगे जो केवल अपनी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करे, जो केवल अपने पथ पर सूर्य की परिक्रमा करे और खुद का परिभ्रमण करे। लेकिन 2006 के पहले सिर्फ ये था कि सूर्य की परिक्रमा करे, अपने पथ पे परिक्रमा करे चाहे ना करे, ठीक है। तो 2006 में चूंकि जो प्लूटो है, प्लूटो जैसे मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ तो कभी कभी ऐसे घूमते घूमते हो सकता है दूसरे के पथ में आकर के फिर ऐसे, तो इस प्रकार के वो सबके पथ में भी घूमता रहता है। तो इस वजह से प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अब आएंगे पृथ्वी। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सौर मंडल के बारे में, है ना। सौर मंडल में सभी लगभग कुछ जो मेन ग्रह हैं उन प्रमुख ग्रहों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। ग्रह की श्रेणी में किसको किसको रखा जाता है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। सौर मंडल के परिवार क्या है उसके बारे में अध्ययन किया। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि भूगोल क्या है, भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो सौर मंडल का ही परिवार है कौन, पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, यानी कि जो सूर्य है सूर्य के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सबसे बड़ा पांचवा ग्रह है आकार में सबसे बड़ा पांचवा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुवों के पास क्या है, कुछ इस प्रकार से, जैसे कुछ इस प्रकार से ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी यहां पे इसका कम है। जैसे जो विषुवत रेखा है जो ध्रुव है, यानी ध्रुव और विषुवत रेखा से इसका अंतर है लगभग 43 किलोमीटर का, ठीक है। तो ध्रुवों के पास यह चपटी है पृथ्वी। आगे बढ़ेंगे। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी अंडाकार है, तो पृथ्वी ना मतलब गोलाकार है ना अंडाकार है, पृथ्वी की खुद की आकृति है जिसको हम भू-आभ आकार बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक। अब इस पेन की जैसे अगर हम कोई और पेन बना ले तो हम ये कहेंगे कि वह पेन इस आकार के जैसे है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी की भी अपनी खुद का आकार है। तो पृथ्वी की खुद के आकार को हम क्या कहते हैं, भू-आभ आकार, ये है ना। भू-आभ का कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, यानी कि जीवन के अनुकूल, यानी जिस जगह पे जीवन पाया जाता है तो सौरमंडल में वह पृथ्वी ही है जहां पे जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के अलावा अन्य किसी भी खगोलीय पिंड में
जीवन नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि जीवन के अनुकूल स्थितियां सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक। तो किसी भी चीज के लिए, वो चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, किसी भी चीज के लिए ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण गैस है, महत्वपूर्ण घटक है। तो ऑक्सीजन यहाँ उपस्थित होने के कारण यहाँ पे अनुकूल यानी जीवन के अनुकूल स्थितियां पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो जैसे हम अगर चांद से पृथ्वी को देखते हैं या अंतरिक्ष से कहीं भी पृथ्वी को अगर देखते हैं तो पृथ्वी हमको नीली दिखाई देती है। क्यों नीली दिखाई देती है? क्योंकि यहाँ पे लगभग 2/3 जगहों पर पानी मौजूद होने के कारण पृथ्वी हमको नीली दिखाई देती है। अब आप इतनी रही लगभग पृथ्वी के बारे में। अब हम आते हैं चंद्रमा। तो हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी कि 4 भाग में से 1 भाग क्या है, उसका आकार है पृथ्वी से चंद्रमा का, ठीक है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यानी हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से सबसे एक प्रकार से कहते हैं नजदीक है, यानी अन्य खगोलीय पिंडों से नजदीक है। नजदीक होने के कारण हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, ये देखिए, ठीक है। आगे यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर और सूर्य की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन फिर भी हम अगर देखते हैं तो सूर्य और चंद्रमा यहां से हमको लगभग एक समान आकार में दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, लेकिन वह बहुत दूर स्थित है, और जो चंद्रमा है वो अपेक्षाकृत बहुत छोटा है और वो एकदम पास स्थित है। तो इसलिए दोनों की यहां से देखने पर दोनों का आकार लगभग सेम दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। यानी कि जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है यहाँ पे, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन यानी कि 27 दिन में पूरा करता है। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जैसे जो काले काले धब्बे होते हैं वो चंद्रमा पर, वहां पे जो पर्वत पठार मौजूद है उनकी छाया दिखाई देती है, ठीक है। तो वो काले धब्बे क्या हैं? पर्वत पठारों की छाया। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्योंकि क्षुद्र ग्रह भी सौरमंडल का परिवार है, तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए हैं। जैसे ये सूर्य है, बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, ठीक है। तो ये है मंगल ग्रह और ये है बृहस्पति ग्रह। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच असंख्य लगभग 45,000 इस प्रकार के छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। इनका निर्माण कैसे हुआ है? इन्हीं ग्रहों के एक प्रकार के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो टूटकर अलग होते हैं। उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं।
कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरीके से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसे देखिए यह है एक प्रकार से मान लीजिए सौर मंडल, ये सूर्य है ना, और यहाँ पे पृथ्वी मौजूद है। अब इस सौर मंडल में यानी आकाश में एक प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे आकाशीय पिंड और भी हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब सूर्य के चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो ये घर्षण के कारण जल जाते हैं। लेकिन जैसे वायुमंडल में प्रवेश किए, अब वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण यहाँ पे चूंकि उसमें घर्षण बल लगता है तो घर्षण बल के कारण जल जाते हैं। लेकिन कुछ जो बहुत विशाल होते हैं वो जल नहीं पाते, जब नहीं जल पाते तो पृथ्वी के धरातल पर गिर जाते हैं, जिससे बहुत बड़े गर्त यानी बहुत बड़े गड्ढों का निर्माण होता है। ये हो गया उल्कापिंड। यह हो गया उल्कापिंड। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल मिल्की वे, जो हमारा सौर मंडल है आकाश गंगा का एक भाग है ना, आकाश गंगा का एक भाग है सौर मंडल। यानी इस प्रकार के बहुत सारे तारा मंडल मिलकर के आकाश गंगा का निर्माण होता है और बहुत सारे आकाश गंगाओं के मिलने से किसका, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में अभी हमको अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। हम बस इतना अनुमान लगा रहे हैं, हम बस इतना जानते हैं कि हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। तो जैसे ये पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, यानी पृथ्वी के जैसे बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, यानी बहुत सारे खगोलीय पिंडों के मिलने से सौरमंडल का निर्माण होता है। अब इन सौरमंडल यानी इस सौरमंडल के जैसे बहुत सारे तारामंडल के मिलने से आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। बहुत सारी आकाशगंगाओं से ब्रह्मांड का निर्माण होता है ना। आगे बढ़ते हैं। नहीं बस एक बार पढ़ के थोड़ा समझा दीजिए। जैसे अब हम ये पूरे लगभग हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न के बारे में देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या कर सकते हैं। जैसे ग्रह और तारे में क्या अंतर है, तो हमने बताया ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो तारे के पास खुद का प्रकाश होता है, ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता। तारे के पास खुद की ऊष्मा होती है, ग्रह के पास खुद की ऊष्मा नहीं होती है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, यानी कि सौरमंडल सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न आकाशीय पिंड को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो जैसे सूर्य है
अब सूर्य की दूरी के हिसाब से सबसे पहले क्या है, बुध है, दूसरा शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और यहाँ पे है वरुण, है ना। तो ये है दूरी के हिसाब से सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हो गए। अब आते हैं पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीवन के अनुकूल दशाएं सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, देखिए इसको एक भाग पे इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो इसका रोटेशन है, यानी इसका खुद का परिभ्रमण काल जो है, इसका खुद का परिभ्रमण काल और यानी पृथ्वी की परिक्रमा दोनों लगभग एक ही समय में करता है। यानी कि 29 दिन में ये परिक्रमा करता है और 27 दिन में परिभ्रमण करता है, ठीक है। तो इसके दोनों समय लगभग एक ही हैं, इस वजह से इसका लगभग हमको एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड को हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी से लगा हुआ अनंत आसमान को हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्योंकि अनंत यानी अब कहां तक है हमको ये नहीं पता, हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी से लगा हुआ अनंत आसमान को ब्रह्मांड कहते हैं। बस इसको भी किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो हम बता चुके हैं शुक्र को। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। बस खाली स्थान बस हो गया। और कुछ लास्ट में बोलना है? तो उम्मीद है आप लोग को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।